फ्रेंड्स, मैं नायरा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नायरा स्टडी हब पर। आज हम लोग क्या कंप्लीट करने वाले हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चंस और अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस और लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू कर चुके हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं और चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। आज हम लोग कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। पॉइंट्स को देखने के बाद आपकी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो 2015 से अब तक के जितने भी पेपर्स हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे और ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सॉल्व करने से क्या होता है, जो पेपर हमारे पिछले आए हुए होते हैं उनको सॉल्व करने से हमें पहली बात तो ये चीज की जानकारी हो जाती है कि पेपर आते कैसे हैं, और दूसरी बात उसमें से हमारा 50% तो फंस ही जाता है, यानी 50% चीजें हमें प्रोवाइड हो जाती है, वहीं से मिल जाती हैं। यानी आपके पासिंग मार्क्स भर के तो आपको वहीं से मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग सीरीज की तरफ चलते हैं। इसलिए आपसे कहना चाहेंगे कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। और अगर आपने अभी विजिट किया है चैनल पर और न्यू है तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और जब नोटिफिकेशन पहुंचेगा तो आप क्लास को अटेंड कर पाएंगे और आप बेनिफिट उठा पाएंगे। तो चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का जो फर्स्ट पॉइंट है उसको। तो प्राचीन काल की वस्तुओं, मंदिरों में इमारतों के अवशेषों के अध्ययन करने वाले को पुरातत्ववेत्ता कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि पुरातत्ववेत्ता किसे कहा जाता है, तो भाई जो प्राचीन काल की जो वस्तुएं, मंदिर हैं, इमारतें हैं, उनके अवशेषों का जो अध्ययन करते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो पुरातत्ववेत्ता कहा जाता है। इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का साधन है। भाई इतिहास किसे कहते हैं, जो बीत चुका है उसके बारे में हमें नॉलेज जब मिलती है तो उसी को तो हम इतिहास कहते हैं। भाई हम इतिहास पढ़ते हैं तो क्या है, जो बीती हुई चीजें हैं उसी का तो ज्ञान हमें प्राप्त होता है ना। तो बस यही इतिहास है। वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, पूर्व प्राक ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हमें हर एक चीज की लिखित में जानकारी प्राप्त है। कुछ चीजें ऐसी है जिसके बारे में अभी तक लिखित जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। और पहले क्या होता था कि पहले उसको लिखित में नहीं किया जाता था, फिर उसके बाद जो लिखित में हुआ तो लिखित में जो चीजें प्राप्त हुई, तो जो लिखित में नहीं हमें मिला है, जो नहीं प्राप्त हुआ है, उसे क्या कहा जाता है, तो प्राक ऐतिहासिक काल कहा जाता है। या आप ऐसे कह सकते हैं पूर्व ऐतिहासिक काल या प्राक ऐतिहासिक काल कहा जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आ जाता है कि प्राक ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं या पूर्व ऐतिहासिक काल से क्या तात्पर्य है, तो आप कह सकते हैं कि जिस चीज की हमें लिखित जानकारी प्राप्त नहीं है तो वो कहलाते हैं, ठीक। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन तो यहाँ पे चल ही नहीं रहा है, पॉइंट्स यहाँ पे देखे जा रहे हैं, तो पॉइंट्स देख लेते हैं और बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जब मनुष्य ने लिखना प्रारंभ किया तब वो ताड़पत्रों, भोजपत्रों एवं ताम्रपत्रों पर लिखता था। मनुष्य सबसे पहले किस पे लिखता था, ऐसा नहीं कि कागज पर ही उसने लिखना स्टार्ट किया। सबसे पहले ताड़पत्रों पर, भोजपत्रों पर और ताम्रपत्रों पर लिखता था। जिस समय के इतिहास के विषय में हमें लिखित और मुद्रित सामग्री प्राप्त होती है उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। यानी कि जब हमें लिखित में जानकारी प्राप्त नहीं थी तो उसे क्या कहा जाता था, उसे प्राक ऐतिहासिक काल कहा जाता था। और जिसमें प्राप्त हुई तो उसे क्या कहा जाता था, तो उसे क्या कहा जाता है, मतलब था नहीं, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे ऐतिहासिक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाकाव्य की बात आ जाए तो महाभारत का नाम आपको याद रखना है। लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है। ऐतिहासिक वस्तुओं को सुरक्षित रखने के स्थान को संग्रहालय कहा जाता है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। अगर आ जाता है कि महाभारत की रचना किसने की, तो भाई महाभारत की रचना वेद, ऐसे आप याद रख सकते हो ट्रिक से कि वेदों के द्वारा की गई, यानी वेद व्यास द्वारा की गई, है ना। ईसवी पूर्व का क्या अर्थ है, ईसवी पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। पुराणों की संख्या तो कितनी है, तो 18 हो जाती है। हर्षचरित की रचना किसने की थी, तो बाणभट्ट हो जाते हैं।
राजतरंगी की रचना किसने की? तो कौन हो जाते हैं? तो कल्हड़ हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है मानव के विकास, विभेद आदि की जानकारी रखने व देने वाले मानव शास्त्री कहलाते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आग की खोज पुरापाषाण काल की महान उपलब्धि है, क्योंकि पहले मनुष्य क्या करता था, जब आग की खोज नहीं हुई थी, आग के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी, जानकारी ही समझ लीजिए कि उनने क्या किया, दो पत्थरों को देखा, वो टकरा गए, उसमें से चिंगारी निकली और वहां से आग का आविष्कार हो गया। उससे पहले मनुष्य शिकार करता था और ऐसे में मांस को खा जाता था। यही तो है आपका जो फल पेड़ पौधों से प्राप्त होते थे, उससे अपना जीवन निर्वाह करता था। उसके बाद क्या करता था कि मांस को भूनकर खाने लगा। जब आग का आविष्कार हुआ तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि साबित हुई। उसके बाद है कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु है। अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि प्रथम पालतू पशु कौन है, तो कुत्ता हो जाता है। और उसके बाद तो गाय बैल ये सभी पाले गए, लेकिन सबसे पहला पशु कुत्ता हो जाता है। धातु काल को ही ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। नवपाषाण काल के अंत में मानव ने कांसा धातु का आविष्कार किया। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। अब क्वेश्चन आ जाता है कि पहिए का आविष्कार कब हुआ, तो नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या है, तो मृतकों का टीला। तांबा और जस्ते को मिलाकर बनाई गई धातु को क्या कहा जाता है, तो कांसा का कहा जाता है। किसको मिलाकर कांसा बनता है, तो तांबा और जस्ता। ठीक है ना, किसको, तो तांबा और जस्ते को मिलाकर क्या बनता है, तो कांसा बनता है। वस्तु विनिमय का अर्थ है वस्तु के बदले दूसरे की वस्तु को लेना और देना, ये वस्तु विनिमय का अर्थ हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता को काशीवीर सभ्यता कहते थे। शताब्दी का अर्थ है 100 वर्ष का समय, जैसे दशक तो 10 वर्ष का समय, शताब्दी तो 100 वर्ष का समय, है ना। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदियों के किनारे विकसित हुई। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें एक ऑप्शन दजला फरात की नदियों के किनारे ये दिया होता है, तो आपको इसी पर टिक करना रहेगा, है ना। तो ये पॉइंट्स बहुत ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको बहुत अच्छे से समझिएगा। मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता था। क्यों कहा जाता था भाई, यहाँ पे जीवन संभव हो गया, यहाँ पे खेती करने के लिए नदी बहुत ज़्यादा वरदान साबित हुई है और यहाँ पे लोग रहने लगे, तो इसलिए ये क्या कहा जाता है, मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता था। क्रीट सभ्यता भूमध्य सागर के किनारे विकसित हुई थी। चीन की सभ्यता हवांगो नदी के किनारे विकसित हुई थी। और कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था, या चीन में, या इस तरह से पूछ लेते हैं, 4 देश दे देते हैं कि कहाँ पर हुआ, तो आपको चीन पे टिक करना है ना। या चीन की उपलब्धि, भाई बहुत उपलब्धियां हैं और वहाँ पे कागज दे दिया, और 3 ऐसे दे दिए जो उसकी उपलब्धि नहीं है, तो एक पे आपको टिक करना रहेगा, तो आप कागज पे टिक करेंगे। मतलब घुमा फिरा के तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि बच्चों वाले क्वेश्चन दे दिए बिल्कुल सटीक एकदम से, बहुत सरल, है ना। तो थोड़ा सा घुमाएंगे फिराएंगे, लेकिन अगर आपने पढ़ रखा है अच्छे से, आपने तैयारी अच्छे से कर रखी है, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मिस्र में फारो के मकबरे को पिरामिड कहा जाता था। आप सबसे पहले आप ये बात कर लें कि फारो कहा किसको जाता था, तो फारो जो है सम्राट को कहा जाता था, ठीक है। और उनके जो मकबरे होते थे उनको पिरामिड कहा जाता था, ठीक। चीन के लोग स्वर्ग के देवता संगति की पूजा करते थे। बारूद की खोज चीन में हुई। आप क्वेश्चन आ जाए कि बारूद की खोज कब कहाँ हुई, तो बारूद की खोज चीन में हुई, ठीक। बौद्ध मंदिर या शिवालय को पेगाडा कहा जाता था। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ या उत्तम होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वेद 4 है। अब कितने वेद हैं, तो 4 वेद हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, नाम पूछ लिया जाए। 4 वेद हो गए, कौन कौन से हैं, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे पुराना वेद तो ऋग्वेद, है ना, सबसे छोटा वेद तो सामवेद। तो इस तरह से कुछ भी पूछा जा सकता है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में की थी। आर्यों के समय से ही लौह युग प्रारंभ हो गया था।
दो आपका अर्थ है दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र। आयुर्वेदिक सभ्यता के निर्माता थे और वेदों में ऋग्वेद प्राचीनतम है। देखिए वही चीज आ गई कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। और वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र 4 वर्ण थे। तो ब्राह्मण सबसे पहले थे। ब्राह्मण क्या करते थे, पूजा पाठ करते थे। क्षत्रिय कौन थे, तो क्षत्रिय जो युद्ध करते थे, हाँ यही तो है। और वैश्य और शूद्र, तो ये 4 वर्ण थे। वैदिक काल में 4 आश्रम प्रचलित थे। देखिए शूद्रों की संख्या आ जाए तो 4, वैदिक काल में आश्रमों की संख्या आ जाए तो 4। तो ब्रह्मचर्य की पहले बच्चा जन्म लेता है 25 वर्ष तक वो ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करता है। गृहस्थ, उसके बाद वो गृहस्थ जीवन मतलब उसकी शादी हो जाती है, बच्चे हैं और गृहस्थ जीवन का आनंद लेता है। उसके बाद वानप्रस्थ, वो वानप्रस्थ यानी वन में चला जाता है और वन में जाने के बाद वो क्या करता है, संन्यास ले लेता है। क्योंकि मरना तो सभी को है, सभी को जो जन्म जिसने लिया है उसको बड़ा भी होना है, उसको ब्रह्मचर्य अवस्था में आना है, फिर उसके बाद गृहस्थ अवस्था में आना है और उसके बाद वानप्रस्थ और उसके बाद संन्यास। यानी कहने का मतलब ये है जिसने जन्म लिया है वो बड़ा भी होगा, वो बीमार भी होगा, वो उसकी एज भी बढ़ेगी और वो मृत्यु को भी प्राप्त होगा। वैदिक काल में जन एक राजनीतिक इकाई थी और महाजनपदों की कुल संख्या कितनी है, तो 16 थी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिकंदर मैसिडोनिया का राजा थे और सिकंदर घनानंद के समय भारत आए थे। सिकंदर किसके समय भारत आए थे, तो घनानंद के समय। और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। अगर बात की जाए अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो महावीर स्वामी। 24वें तीर्थकर कौन थे, तो महावीर स्वामी। और स्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव, है ना। तो थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर ही सॉल्व कीजिएगा। महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्राकृत भाषा में किया था। किस भाषा में, तो प्राकृत भाषा में किया था। ठीक। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व से पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व। किसका, तो महात्मा बुद्ध। और कहाँ, तो लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, तो पाली भाषा हो जाती है, पाली भाषा में दिए। और राष्ट्र ध्वज के मध्य में बना चक्र बौद्ध धर्म यानी बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र परिवर्तन है। और इसमें महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी में हुआ था। देखिए इनका जन्म, महात्मा बौद्ध का जन्म 563 और महावीर स्वामी का जन्म 599। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होइएगा। उसके बाद चलते हैं, प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय हुई थी। अब यहाँ पे प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। अका अक, हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, अका अक, अका अक। तो आज से आपका क्या हो जाता है, सबसे पहले अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। तो प्रथम बौद्ध जो आपका हो जाता है, देखिए अजातशत्रु, आ से अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति, तो का में आ की मात्रा यानी कालाशोक। फिर तृतीय बौद्ध संगति तो अशोक और चतुर्थ बौद्ध संगति तो कनिष्क हो जाते हैं। हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कौन कौन से, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और आपका मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हो जाते हैं। सूर्य भी एक तारा होता है। और उसके बाद है चंद्रमा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग 4 लाख किलोमीटर है। पुच्छल तारे, कॉमेट, चट्टानें, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। हमारी मंदाकिनी का नाम आकाश गंगा है। और उसके बाद वे वैज्ञानिक जो ब्रह्मांड के विषय में जानकारी करते हैं उन्हें खगोल शास्त्री कहते हैं। भाई खगोल शास्त्री किसे कहते हैं, आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे, तो आप यही लिखेंगे कि वे वैज्ञानिक जो ब्रह्मांड के विषय में जानकारी करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें खगोल शास्त्री कहा जाता है। और फ्रेंड्स आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।
मंगल ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है। मंगल ग्रह किस रंग का दिखाई देता है? तो लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। भाई क्वेश्चन आ जाए कि लाल ग्रह क्यों कहा जाता है मंगल ग्रह को, तो आप लिख देंगे कि मंगल ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। या इस तरह से भी पूछा जा सकता है, लाल ग्रह कौन सा ग्रह है? तो मंगल ग्रह। मतलब इधर से उधर करके वो क्वेश्चन पूछ ही लेंगे और आपको पता है तो आप आंसर दे ही लेंगे, है ना। सूर्य का प्रकाश लगभग 8 मिनट में पृथ्वी पर पहुंचता है। तारामंडलों के समूह को मंदाकिनी कहते हैं। अब मंदाकिनी किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे फिल्म स्टार मंदाकिनी, जो बहुत ही खूबसूरत है। तो आप, लेकिन उन मंदाकिनी की बात नहीं हो रही है। मंदाकिनी यहाँ तारामंडलों के समूह को, जो तारामंडल के समूह है उसको मंदाकिनी कहते हैं, तो इसलिए आप लिखेंगे तारामंडलों के समूह को मंदाकिनी कहते हैं। शनि ग्रह को आकाशगंगा सदृश ग्रह कहा जाता है। एशिया महाद्वीप संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। एशिया महाद्वीप में सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है और माउंट एवरेस्ट 8,848, कहीं कहीं पे आपको 8,850 भी देखने को मिलेगा, क्योंकि क्या होता है जब भी नापा जाता है तो थोड़ा सा बढ़ता है, तो इसलिए 8,848 या 8,850 जैसा ऑप्शन हो वैसे आप टिक करिएगा। विश्व का सबसे व्यस्तम जलमार्ग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। विश्व की सबसे बड़ी नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। कौन सा? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? तो द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। और प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। सबसे बड़ा महासागर की बात पूछ ली जाए तो कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। दक्षिण महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। भारत के 2 द्वीप समूह अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप हैं। विश्व का फेफड़ा कहे जाने वाला तो सैल वॉस वन दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है और भारत क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 7वां बड़ा देश। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए भारत तो 7वां। और भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई तो 15,400 किलोमीटर है। देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कितने अच्छे क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन है, ये पॉइंट्स हैं आपके और इससे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। राष्ट्रगान के गायन की अवधि 52 सेकेंड है, यानी 52 सेकेंड में आपको गाना रहता है इसको। और भारत के राष्ट्रगान के रचयिता तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाते हैं। भारत के राष्ट्रगीत के रचयिता तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाते हैं। यानी देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। तो राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर, जो आप सभी को पता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा बंदा है जिसको पता ना हो। और राष्ट्रगान तो बंकिम चंद्र चटर्जी। विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत 2.4% है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया, मध्य में सफेद तथा अंत में हरा रंग है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, चीन, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान है। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है, जिसे माजुली कहते हैं। मानसूनी शब्द अरबी भाषा के शब्द मौसम से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है हवाओं का मौसमी उलटफेर। ऋतुएं 4 प्रकार की होती हैं और एक साल में लगातार कई महीनों तक एक जैसा मौसम रहने को ऋतु कहते हैं। भाई 4 महीने सर्दी, 4 महीने गर्मी और 4 महीने बारिश होती है। तो यही तो है ना कि एक साल में लगातार कई महीनों तक एक जैसा मौसम रहने को क्या कहते हैं? तो ऋतु कहते हैं। और विश्व में सबसे अधिक वर्षा भारत के मेघालय राज्य में स्थित मौसिनराम में होती है। मौसम और जलवायु के मूल तत्व एक ही होते हैं, यानी मूल तत्व का मतलब ये होता है मौसम क्या होता है। भाई मौसम तो आपका सेकंडों में बदल जाता है। अभी देखिए कितनी अच्छी धूप निकली थी, ऐसा लग रहा था कि बहुत कड़ाके की धूप है और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, और उसके मतलब 5 मिनट भी नहीं बीते और बारिश होने लगी और मौसम भी ठंडा हो गया। तो इसका ये क्या है? ये मौसम है।
तो यानी मौसम मिनटों में, सेकंडों में, घंटों में, हफ्ते में भी बदल जाता है, लेकिन इसका कोई सीमित समय नहीं है कि हाँ नहीं 1 महीने के बाद ही बदलेगा, 2 महीने के बाद ही बदलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जलवायु लंबे समय का होता है, यानी लंबे समय में आकी जाती है। तो इसलिए मौसम और जलवायु एक ही मूल तत्व होते हैं। भाई मूल तत्व तो एक ही होते हैं, क्योंकि इसमें भी चेंजेस होते हैं, लेकिन इसमें लॉन्ग टाइम में होते हैं और इसमें शॉर्ट टाइम में होते हैं। तो और जबकि और आपका ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, लॉग में भी आपका आता है, पूछा जाता है, अंतर पूछे जाते हैं। भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों के 5 भागों में बांटा गया है। भारत के प्राकृतिक वनस्पतियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। उसके बाद है ताप गिरने पर जलवाष्प का जल बूंदों में परिवर्तन संघनन कहलाता है। संघनन किसे कहते हैं? क्वेश्चन आ गया। अब क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? ताप गिरने पर जलवाष्प का जल बूंदों में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो संघनन कहलाता है। वायु की नमी की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। और गर्मी के कारण जल का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। यानी वाष्पीकरण क्या है? तो गर्मी के कारण जल का वाष्प में बदलना। गर्मी मतलब जैसे आपने पानी को खौल रहा है ना, तो यानी उसको गर्मी मिल रही है, और जब गर्मी मिल रही है तो क्या होगा? वो वाष्प में बदलेगा, तो वो कम होता चला जाता है ना। या जैसे आप समुद्र में पानी है और उसमें सूरज की रोशनी से वो पानी में क्या होता है? वो गर्म हो रहा है और वो भाप बन के ऊपर उड़ रहा होता है। तो यही तो होता है ना। वर्षा के विभिन्न रूप जैसे जल वर्षा, हिम वर्षा, कोहरा, ओस आदि। देखिए ये सब हैं अलग अलग चीजें, लेकिन गिरता क्या है? तो पानी ही तो होता है। कोहरा भी क्या है? पानी ही तो है। देखिए चीजें भीग जाती हैं। ओस क्या है? पानी ही तो है, यानी जल ही तो है। हिम वर्षा बारिश हो पत्थरों की, लेकिन वो लास्ट में रहता तो पानी ही है ना। जल वर्षा तो जल वर्षा तो जल वर्षा, यानी वर्षा के ये रूप हो जाते हैं। और उसके बाद हो जाता है अल नीनो, एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 1 साल बाद प्रकट होता है। नासा की स्थापना 19 जुलाई 1958 में वाशिंगटन डीसी में हुई थी। और नासा की फुल फॉर्म क्या है? तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसा कमेंट करिएगा कि जो कोई देखे तो हाँ आपने बिल्कुल सटीक आंसर दिया है। थोड़ा सा वर्क तो करना ही रहेगा, और आप जब कमेंट लिखेंगे तो जो पढ़ेगा उसको भी अच्छा लगेगा कि हाँ कुछ चीज़ें सीखी गई हैं और सीखने के आप लोग इच्छुक भी हैं, है ना। मंगलयान का सफल प्रक्षेपण 5 नवंबर 2013 को किया गया था। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे। ये 2 अप्रैल 1984 को रूसी अंतरिक्ष सोयूज T11 में अंतरिक्ष में पहुंचे। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को भारत ने अंतरिक्ष में भेजा। जो वनस्पति मानव की सहायता के बिना उगती है, बढ़ती है, प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। भाई यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि भाई प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? तो अपने आप से उगाई है ना, उसमें मानव ने कोई वर्क नहीं किया, तो उसको क्या कहते हैं? तो प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। और जो वनस्पति है तो मनुष्य खुद एक टाइम से उसको उगाता है, उसमें पानी डालता है, उसमें खाद डालता है, तो वो मानव निर्मित हो जाती हैं। वह वन जो हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सदाबहार वन कहते हैं। सदाबहार वन किन्हें कहते हैं? जो वन वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। कई गांवों को मिलाकर एक विकासखंड बनता है जिसे ब्लॉक कहते हैं। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत वर्ष 1952 में की गई। ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ग्राम पंचायत। ग्राम प्रधान ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। क्षेत्र पंचायत सदस्यों को BDC मेंबर कहते हैं। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी जिला अधिकारी यानी कलेक्टर होता है। न्यायपालिका परिषद की आबादी 1 लाख से 5 लाख के मध्य होती है। नगर निगम का अध्यक्ष मेयर या महापौर कहलाता है। जिले की सुरक्षा का दायित्व पुलिस अधीक्षक का होता है। जिले की शिक्षा व्यवस्था का दायित्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का होता है। जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रबंधन का दायित्व जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी का होता है। यातायात के प्रमुख साधन कार, बस, हवाई जहाज, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल आदि हो जाते हैं। यानी यातायात के साधनों की अगर बात की जाए तो जो आपके आसपास में है वही तो सब है ना। तो इसमें कार भी हो जाती है, बस भी हो जाती है, हवाई जहाज भी हो जाता है, साइकिल भी हो जाती है, स्कूटर भी हो जाता है, मोटरसाइकिल भी हो जाती है ना।
अगर इसमें आपको अलग अलग करना है कि स्थल पर चलने वाले, जल पर चलने वाले, वायु मार्ग यानी वायुयान, तो वायुयान आपको पता है कि जो भाई हवाई जहाज है तो वायु में ही तो चलते हैं। स्थल पर कौन चलते हैं तो बस हो जाती, कार हो जाती, साइकिल हो जाती, स्कूटर हो जाता है। जल में कौन सी चलती है तो नाव हो जाते हैं, है ना। तो इस तरह से आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में पूछ भी लिया जाता है, तो तैयारी अच्छे से होनी चाहिए। व्यक्ति को सड़क पर सदैव अपनी बाईं ओर चलना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए जब आप बाईं ओर चलेंगे तो उसमें आपको कॉन्फिडेंस भी रहता है, क्योंकि आपका साइड है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है मजबूरी वश, जैसे मान लीजिए आपका घर भी इस साइड में है और इसे आप निकले जैसे ही, और आपने अभी अपना जो आपका साइड है उसको आपने नहीं लिया, तो ऐसा लगेगा कि हम गिरे जा रहे हैं, हमारा कुछ बन ही नहीं रहा, चलते ही नहीं बन रहा, ऐसा होता है ना। और जैसे ही आपने अपना साइड चेंज किया तो ऐसा लगता है हम कॉन्फिडेंस में आ गए। तो सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस में आना, उसके बाद दुर्घटना से बचाओ, उसके बाद अगर कोई दुर्घटना ऐसा ना हो कि कभी ऐसा हो, लेकिन होने को तो कुछ भी हो जाता है, तो ये होता है कि लोग आपका साइड भी लेने के लिए तैयार रहते हैं कि वो अपने साइड पे चल रहा था तो आपने ऐसा क्यों किया, या आपको दिखाई नहीं पड़ा। तो जो वाहन वाला आता होगा तो वो आप मतलब आप पैदल अगर चल रहे हैं और वाहन वाला आके और आपको नुकसान पहुंचाता है तो उसको लोग कहेंगे। और अगर आप ही अपने साइड में नहीं चल रहे हैं, या आप अपने वाहन से या पैदल हैं, तो भाई आपको लोग कहेंगे कि आप तो गलत जो है अपने साइड में चल रहे थे, तो इसलिए इस तरह से हुआ, तो आपका कोई सपोर्ट भी नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब ये हो जाता है कि आपको हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए, और जो रूल्स हैं उनको फॉलो भी करना चाहिए। इससे क्या होता है, एक तो पहली बात तो हम रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, दूसरों को हम चीज़ों को सिखा भी रहे हैं कि भाई हम भी चलते हैं और आप भी चलें। और दूसरी बात ये भी हो जाती है कि हम जो भी हमारे साथ घटनाएं घटने वाली घट सकती हैं वो भी नहीं घटेंगी, क्योंकि हम रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद आपका हो जाता है अर्थशास्त्र, वो विज्ञान है जो धन की विवेचना करता है। बिल्कुल, अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं, अर्थशास्त्र में हम यही सब चीज़ों को सीखते हैं। तो धन के बारे में तो यही इसकी विवेचना हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये आपके जो पॉइंट्स हैं बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और इसके बाद अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में जो आपके 2015 से अब तक के जो भी पेपर हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आप लोग क्लास ज़रूर अटेंड करिएगा, और प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चीज़ों को डिटेल में समझिए, सीरियल वाइज समझिए, क्योंकि सीरियल वाइज समझने से क्या होता है, हर एक चीज़ आपको समझ में आती है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।